हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे रात 10 बजे के बुलेटिन की। सबसे पहले बात कवर्धा की, जहां कवर्धा में दो गुटों के बीच हुए विवाद को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक ली है, जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कवर्धा के प्रभारी मंत्री TS सिंहदेव, मंत्री मोहम्मद अकबर और DGP समेत कवर्धा के कलेक्टर और SP भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि पूरे मामले में जल्द ही खुलासा किया जाएगा। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि कवर्धा की घटना प्रायोजित है, किसी विशेष वर्ग की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बल्कि वीडियो में दिख रहे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। पकड़े गए अधिकांश लोग मुंगेली, रायपुर के माना, धमतरी जैसी जगहों के हैं। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि जिस भगवा झंडे को लेकर विवाद हुआ था उसे मैंने दोबारा लगवाया। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के कारण पूजा सामग्री और फल सब्जी की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये घटना भी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये देश शांतिप्रिय देश और इस प्रकार की घटनाओं पर यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो जो सारे तथ्य हैं वो जनता के बीच मीडिया के माध्यम से उजागर होना चाहिए। ADG को मैंने निर्देश कर दिया है। देखिए, जो घटना घटी है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है और उस घटना से हम लोगों को सबक लेना है कि आगे इस प्रकार की घटना न हो। और जो लोग इस घटना में, चाहे कोई पक्ष को हो, किसी वर्ग के हो, किसी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन भीड़ को जो उकसाने का काम और इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो वीडियो में दिखाई देगा। दूसरा ये कि वो यदि चाहते हैं कि किसी खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो तो कोई सबूत जिसके खिलाफ भी होगा वो जानकारी दे दें, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा के मामले में बहुत स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना है। कवर्धा में दो पक्षों के विवाद के बाद 4 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं आम जनजीवन सामान्य करने के लिए आज सर्व समाज ने शहर में शांति मार्च निकाला। भारत माता चौक से निकाला ये शांति मार्च सभी प्रमुख मार्गों से गुजरा। समाज प्रमुख और कलेक्टर रमेश शर्मा ने लोगों से शहर में शांति बनाए रखने की अपील की। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि सभी दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप समस्त नगरवासी, जिले के सभी जो प्रबुद्ध जन हैं, सभी समाज के जो प्रमुख हैं, उनके द्वारा शहर के वासियों को, जिले के वासियों को ये संदेश दिया जा रहा है कि ये शहर शांति का शहर है, जिला शांति का जिला है। यहाँ इस टाइप के असामाजिक तत्वों के द्वारा जो विधि विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं, इसका कोई जगह नहीं है। हम पूरे नगर में आज संदेश दे रहे हैं कि कवर्धा शहर जो है शांति, चैन और अमन का शहर है और इसका क्षुण्ण बनाए रखने के लिए, इसमें जो विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए हम शांति और के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। कवर्धा मामले को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की है और इस दौरान नेताओं ने राज्यपाल को कवर्धा के हालात और वहां पुलिस की भूमिका से अवगत कराया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि उन्होंने रिटायर्ड जज से कवर्धा मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो कल खुद कवर्धा जाएंगे और इस मामले में गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि राजनीतिक साजिश के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गैर जमानती धाराएं लगाकर गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि जिन लोगों ने मारपीट की शुरुआत की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर FIR से डराया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में राजनांदगांव संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और बीजेपी नेता विजय शर्मा शामिल रहे। सारे 70 बच्चे 5, 6, 7 दिन से गिरफ्तार करके अंदर भेजे गए हैं, तो क्या बिना FIR के, बिना इसके उनको गिरफ्तार किया गया है? ये भी गैर कानूनी होगा। घटना प्रायोजित थी। घटना में जो है जो 20,000 की पब्लिक है ये प्रायोजित नहीं है। वो जो ऊपर चढ़े हैं, आप फुटेज देखिए, फुटेज देख करके कोई बता दें कि प्रायोजित है। राज्यपाल महोदय से हमने सारी घटनाओं की जानकारी दी। कबीरधाम जिले की परिस्थितियों से हम सबने अवगत कराया कि सरकार चाहे जो भी कर ले,
लेकिन कानून सही गलत का फैसला करेगा। सभी प्रमुख लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। धारा 140, 147, 149, 353, 295, ये सारी धाराएं गैर जमानती धाराएं सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोगों के ऊपर लगी हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी नेता भले ही अपनी जीत के दावे कर रहे हों, लेकिन मंत्री विजय शाह कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह को चुनावी चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी कमजोर नहीं है, मानदाता में उनकी अच्छी पकड़ है, वो मानदाता से हैं और 3 चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। लोकसभा तो वो हारेंगे, लेकिन चूंकि मेरी जवाबदारी मानदाते की है और वो 3 चुनाव वहां से लड़े हैं, 1 चुनाव बेटा लड़ा है और लगातार पुराने नेता हैं 1985 के, तो इसलिए मेरी विधानसभा से मैं उनको कमजोर नेता नहीं मानता। छत्तीसगढ़ छोड़ यूपी घटना पर ध्यान देने के बीजेपी नेताओं के आरोप पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सब मिलकर काम करते हैं, सामूहिक जवाबदारी होती है। मुख्यमंत्री जी बाहर भी हैं तो बाकी टीम काम देखती है। यूपी में मुझे दोबारा जवाबदारी नहीं इसलिए मिली, मेरा जाना उचित नहीं है। मंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक पटैया ने। टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह घटना घटी है छत्तीसगढ़ में, देश में चर्चा का विषय है। कहा जा रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री यूपी में ध्यान दे रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सब मिल के काम करते हैं। अगर मंत्रिमंडल है तो किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, ये सामूहिक जवाबदारी वाला मंत्रिमंडल रहता है। तो मुख्यमंत्री जी जिस जवाबदारी पे समय पे अगर कहीं बाहर भी हैं तो बाकी पूरी टीम रहती है, वो वहाँ काम देखती है और यही सब जगह होता है। आप भी नहीं गए ये भी कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मेरे जाने का कोई आधार नहीं था। मैं वहाँ पर किसी संगठन के नाते या किसी कार्य के नाते मुझे जवाबदारी नहीं दी गई। वहाँ मेरा जाना मुझे नहीं लगता कि उचित था। छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी वहाँ भी नहीं गए आप? छत्तीसगढ़ में किस घटना की बात आप कर रहे हैं? जिसमें नरसंहार की बात सामने। हाँ, वो उस बस्तर क्षेत्र की बात थी, वहाँ वो गए थे। मेरा दायित्व उस घटनाक्रम से जुड़ता नहीं है। मैं पंचायत विभाग का मंत्री हूँ, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हूँ। उससे जुड़ी हुई अगर कोई बात है तो मैं वहाँ जाता भी हूँ। अभी हाल में दौरे भी लगातार होते रहे हैं और विभाग की जवाबदारियों की समीक्षा के लिए मैं जाता हूँ। विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, नेताओं को यूपी दिख रहा है लेकिन अपना प्रदेश नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई आधार है कहने का। सर, छत्तीसगढ़ की जनता चाह रही है कि टीएस सिंहदेव कब मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या? भाजपा के लोग कई प्रकार की बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो कुछ उनको ध्यान में बात आती है। उस समय कुछ वो कहते हैं देशवासियों के लिए कि प्रधानमंत्री बाहर चले गए, अब देश की उनको कोई चिंता नहीं रही। तो ये जब सवाल आते हैं तो एक परिपक्व तरीके से हमको आमजनों के सामने उन बातों को रखना चाहिए कि दायित्व एक नहीं होता, अनेक दायित्व होते हैं और उन दायित्वों का निर्वहन व्यक्ति समय समय पर करता है। बात ये आती है मुख्यमंत्री की बात, ये हाईकमांड के पास निर्णय रहता है। अगर वो उचित समझते हैं तो उस दिशा में निर्णय लेते हैं। तो ये थे टीएस सिंहदेव, कह रहे हैं कि हाईकमान को निर्णय करना है, वो उचित समझे तो निर्णय लेंगे। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। बिलासपुर में एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्मा गई है। शहर में लगातार गैंगवार की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधी खुलेआम हथियारों के साथ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष शहर की कानून व्यवस्था को लेकर आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। नेताओं का आरोप है कि अपराधियों को कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण शहर में गैंगवार बढ़ रही है। इधर कांग्रेस इसे पिछली सरकार के बीते 15 सालों की बिगड़ी कानून व्यवस्था का नतीजा बता रही है। कांग्रेस का दावा है कि वर्तमान में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस पर लगाम लगाने के लिए ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और उनके रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। सभी थानों को इसके लिए निर्देशित किया गया है। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन आया तब से पुलिस व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई है। गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही है। इनके नेताओं का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को। विपक्ष का जहां तक आरोप का सवाल है कांग्रेस के ऊपर, तो 15 साल से विपक्ष के लोग कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते रहे हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने भी इनको नकार दिया है। जो इस प्रकार का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उस सबकी पहचान की जाए और सभी की पहचान करने के लिए सभी थाना प्रभारी अपने टास्क में लग गए हैं। उसके बाद से उनके जो भी रिकॉर्ड है उसको हम लोग रिकॉर्ड को स्टडी करने के बाद उनके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई लगेगी बिल्कुल करें।
गरीब परिवारों के लिए सरकारी अस्पताल वरदान होते हैं, मगर जब यहां उन्हें मुफ्त में इलाज ना मिले, अस्पताल में दवाइयों का टूटा हो, तो ऐसे हालात डराते हैं। वो भी ऐसे हालात में जब हर तरफ संक्रमण की दहशत में इंसान जी रहा हो। कुछ ऐसे ही हालात से अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज जूझ रहा है। एडवांस भुगतान के बाद भी जीवन रक्षक दवाओं की यहां भारी कमी है। कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हालात थे सभी ने देखे, मगर आज भी हालात कुछ बदले नहीं हैं। आम बीमारियों की दवा और सुविधा के लिए कई अस्पताल अब भी जूझ रहे हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज इन दिनों कुछ ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहा है। दवाओं की सप्लाई करने वाले CGMSC विभाग से एडवांस भुगतान के बाद भी दवाओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। 4 करोड़ भुगतान के बावजूद 6 महीनों में महज 30 से 35 लाख की दवाओं का भुगतान हो पाया है। वहीं 6 महीने में 70 लाख का कर्ज भी हो गया है। 4-5 महीना हो गया, अभी तक मेरे को CGMSC से पर्याप्त मात्रा में, मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी दवाई नहीं दे रही, लेकिन ज्यादातर दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं जो हमने मांग पत्र दिया। मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से लोग इलाज करवाने आते हैं, लेकिन इन दिनों सुविधाओं के अभाव में हर कोई परेशान हो रहा है। मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। उधार न जमा कर पाने के कारण अब निजी ऑक्सीजन प्लांट प्रबंधन ने भी मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर दिया है। ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देने की चेतावनी दी है। में NOC दिए हैं, कम से कम वो पैसा हमको वापस कर दे, क्योंकि आपके अनुमति से ही हमने खरीदा है उसको। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, व्यवहारिक दिक्कतें हो रही है, जिसको हमको यहाँ पर अस्पताल में उसको फेस करना पड़ रहा है परिजनों से, और फिर कभी कभी दवाइयाँ उपलब्ध कराने में हमको दिक्कत हो रही है। एडवांस भुगतान के बाद भी मेडिकल कॉलेज दवाओं और सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। CGMSC की मनमानी का खामियाजा यहाँ आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मुफ्त में इलाज भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसे हालात में गरीबों के स्वास्थ्य का जिम्मेदार कौन होगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन अवसर पर नंदनवन, जंगल सफारी, नवा रायपुर के अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेता और प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया है। उन्होंने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वन्य प्राणी भालू तेंदुआ के मानक प्रचलन प्रक्रिया नाम की 2 पुस्तिकाओं का विमोचन किया है। साथ ही बारनवापारा अभ्यारण्य के सोशल मीडिया अकाउंट की भी शुरुआत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ वन और वन्य प्राणियों से समृद्ध राज्य है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रफल के 44% से ज़्यादा हिस्सा वनों से आच्छादित है, जहां कई जंगली जानवर विचरण करते हैं। उन्होंने कहा कि वन और वन्य प्राणी दोनों की ही सुरक्षा को सरकार ने प्राथमिकता पर रखा है। उन्होंने बताया कि वन्य प्राणियों की जीवन सुरक्षा और संवर्धन के कई काम हो रहे हैं। लेमरू हाथी रिजर्व की स्थापना की प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई है। वहीं एक और टाइगर रिजर्व की स्थापना की भी मंजूरी मिल गई है। छत्तीसगढ़ 1,35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का है, जिसमें 44.2% वन क्षेत्र है। जिस राज्य में इतना बड़ा भूभाग वन क्षेत्र हो तो निश्चित रूप से वन्य प्राणी भी बहुत अधिक उसमें होंगे। वन्य प्राणियों की संरक्षण और वनों का संरक्षण दोनों वन विभाग की प्राथमिकता है। नारायणपुर कोहकामेटा कैंप के सामने नक्सलियों ने कैंप एरिया डोमिनेशन में निकले ITBP जवानों पर फायरिंग की है। वारदात को नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने घात लगाकर अंजाम दिया है, जिसमें 53 बटालियन चार्ली कंपनी के एक जवान P संदीप कुमार के कंधे पर गोली लगी है। जवानों की ओर से जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली मौके से भाग निकले। इसके बाद साथ ही घायल जवान को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इसके बाद जवान P संदीप कुमार को रायपुर रेफर किया गया। जवान की हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। वहीं इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। थाने कैंपों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नक्सलियों के द्वारा फायरिंग में ये जवान घायल हुए हैं। अभी जवान सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। तुरंत ही रेस्क्यू टीम द्वारा उनको यहाँ पर लाया गया और अभी जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो एक नजर बिग न्यूज पर। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। किला कोर्ट ने कहा है कि हमें जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। जमानत के लिए आर्यन को सेशन कोर्ट में अपील करनी होगी। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा भी
जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी गई है। टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की कमान मिली है। कंपनी ने सबसे बड़ी बोली लगाई है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव ने कहा है कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केवी सुब्रमण्यम ने ट्वीट कर कहा है कि मैंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद शिक्षा जगत में वापस लौटने का फैसला किया। साथ ही कहा कि राष्ट्र की सेवा करना एक परम सौभाग्य रहा है और मुझे अद्भुत समर्थन और प्रोत्साहन मिला है। केवी सुब्रमण्यम ने अपना पूरा बयान ट्विटर पर पोस्ट किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर आतंकी हमले की खबर सामने आई है। इस बार हमला श्रीनगर पुलिस टीम पर किया गया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया है। हमला श्रीनगर के रामबाग में हुआ। अफगानिस्तान के कुंदुज में जुम्मे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ। इसमें 100 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। ये धमाका हजारा शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली। बड़ी खबर खंडवा से। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के मैदान में 17 प्रत्याशी हैं। खंडवा से 3 प्रत्याशियों के नाम वापस लिए गए हैं। 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया। पृथ्वीपुर के चुनावी मैदान में 11 प्रत्याशी। पृथ्वीपुर में भी 3 प्रत्याशियों ने नामांकन अपना वापस ले लिया है। रेगांव में 24 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 4 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है। जोबट में 9 प्रत्याशी, 4 ने नाम वापस लिया है। 11 अक्टूबर को नामांकन की छटनी होगी और 13 अक्टूबर को 3 बजे तक नाम वापसी का समय है। सुधीर डंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, रेगांव में सबसे ज्यादा 24 प्रत्याशी। देखिए, बिल्कुल बात करें विजय तो कुल मिलाकर 44 प्रत्याशी मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए अब चुनावी मैदान में है। हालांकि जो नामांकन दाखिल किए गए थे वो 55 नामांकन दाखिल किए गए थे। इनमें से कुछ प्रत्याशियों ने 2 नामांकन दाखिल किए थे। इसके अलावा कुछ प्रत्याशियों ने जो नामांकन दाखिल किए थे और उसके बाद वापसी का तारीख जो है वो 11 अक्टूबर तक रखी गई है। कुल मिलाकर बात माफ कीजिएगा, 13 अक्टूबर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है और 11 अक्टूबर जो है स्क्रूटनी इन सभी नामांकन की होगी और उसके बाद में देखना होगा कि कुल मिलाकर कितने प्रत्याशी मैदान में बचते हैं। हालांकि अभी तक अगर कुल मिलाकर बात की है तो सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी है वो रेगांव के अंदर है। कुल मिलाकर 24 प्रत्याशी यहाँ पर अभी तक चुनावी मैदान में है। साथ ही साथ अगर बात करें तो पृथ्वीपुर के अंदर 11 और जोबट के अंदर 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और खंडवा लोकसभा जिस पर सबकी निगाह बनी हुई है वहां पर 17 प्रत्याशी मैदान में है। स्कूटनी का जब काम होगा तो देखना होगा कि नामांकन में त्रुटि किनकी में पाई जाती है और अगर बात करें तो उसके बाद ही स्थिति पूरी तरीके से क्लियर होगी। हालांकि 13 तारीख तक जो नाम वापसी का दौर है, जब तक ये माना जा रहा है कि इनमें से कई नाम जो है पार्टी के कैंडिडेट जो बगावत के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं उनको मनाने का काम पार्टी की ओर से कर दिया जाएगा। लिहाजा कुल मिलाकर अगर चुनाव की साफ स्थिति देखना है विजय तो 13 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। 13 अक्टूबर दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की ओर से समय मुकर्रर किया गया है जब प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं और उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर जो सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे हैं उपचुनाव, उनको लेकर दावेदारों की स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव में मैदान में 17 प्रत्याशी हैं। खंडवा से 3 प्रत्याशियों ने फिलहाल नाम वापस लिया है। लोरमी के अचानक मार टाइगर रिजर्व में इन दिनों एक नया प्रोग्राम प्रयोग हो रहा है जिसके शुरुआती परिणाम बेहद चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व एरिया में शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या है ये प्रयोग जिसके चलते अचानक मार टाइगर रिजर्व सुर्खियों में है? जरा रिपोर्ट देखिए। यह है लोरमी का अचानक मार टाइगर रिजर्व। लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैला ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इन दिनों यहाँ शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह है ATR यानी कि अचानक मार टाइगर रिजर्व प्रबंधन का एक नया और अनोखा प्रयोग।
दरअसल टाइगर रिजर्व एरिया में शाकाहारी वन्य प्राणियों के लिए ग्रास लैंड डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, जिससे वन्य जीवों के खाने योग्य घास की पैदावार हो रही है। साल 2011 में एटीआर के कोर एरिया में जिन 6 गांवों का विस्थापन किया गया है, वहां के मैदानी इलाके में घास बीज की बुआई कर घास के मैदान बनाए जा रहे हैं। हम घास से डेवलप करते हैं तो वहीं के घास प्रजाति के बीज को लेके वहीं छिड़काव करते हैं, जिससे शाकाहारी जो वन्य प्राणी हैं उनको भोजन मिलता है। और जिससे ये क्या हमारा टाइगर रिजर्व, तो टाइगर के लिए प्रे बेस का भी काम करते हैं। जितना ज़्यादा शाकाहारी वन्य प्राणी बढ़ेंगे उतने ज़्यादा टाइगर के लिए प्रे बेस बढ़ेगा। एटीआर में घास मैदान बनाने के प्रयोग में एक परेशानी ये आ रही है कि कुछ घास ऐसी उगाई है जो वन्य प्राणियों के खाने लायक नहीं है। इनमें ज्यादातर गाजर घास है। एटीआर प्रबंधन अब इस घास को हटाने का काम कर रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में नागपुर के साइंटिस्ट डॉक्टर मुरतकर की विशेष तौर पर मदद ली जा रही है, जो एटीआर कर्मचारियों को उपयोगी घास की पहचान, उनके बीज एकत्रित करने के तरीके, बुआई और पैदावार से जुड़ी हर छोटी बड़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस बार हमारा जो है करीब 1500 हेक्टेयर में चारा का विकास का काम कर रहे हैं। एटीआर में ग्रास लैंड डेवलप करने के नतीजे भी दिखने लगे हैं। इसके चलते चीतल, सांभर, कोटरी, गौर, माउस और डियर जैसे शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जो मांसाहारी वन्य जीवों के लिए भी एक अच्छा अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे हैं, जिससे टाइगर, तेंदुआ, भालू और सोन कुत्ता जैसे मांसाहारी वन्य प्राणियों को खाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। अचानक मार टाइगर रिजर्व प्रबंधन का यह प्रयोग एक तरह से कामयाब होता नजर आ रहा है। जरूरत है तो समय समय पर इसकी ठीक तरह से मॉनिटरिंग की। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एटीआर के अंदर शाकाहारी वन्य जीवों के साथ साथ मांसाहारी वन्य जीवों की संख्या में भी तेजी से इजाफा देखने को मिल सकता है। कैमरा सहयोगी के साथ सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।